हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका चैप्टर ऑलरेडी चल रहा था उसको फिनिश करेंगे और उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सीखेंगे। तो चलते हैं हम अपने चैप्टर के एंडिंग वाले आर्टिकल की तरफ। ये जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हेडिंग लिखी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर चार्ज्ड रिंग। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है एक सर्कुलर चार्ज रिंग की वजह से। अब आपके सामने ये एक रिंग बनी हुई है, सर्कुलर रिंग है ये, लेकिन आपको ये ओवल शेप की दिख रही है क्योंकि आप इसको फ्रंट से नहीं देख रहे हो। अगर आप इसको फ्रंट से देखोगे तो ये फ्रंट से देखने पर आपको ऐसी दिखेगी, बिल्कुल सर्कुलर। लेकिन अगर आप इसको टर्न करके इसका साइड पोज देखेंगे तो ये आपको ऐसी दिखाई देगी, ओवल शेप की। तो ये आपको इस रिंग का साइड पोज दिखाया गया। इस रिंग का सेंटर है आपका ओ, दिख रहा है बच्चों को? सेंटर ओ है और यहां से हम ये लाइन बनाएंगे ये। तो ये रिंग का रेडियस कहलाएगा। ये आपका रिंग का रेडियस। रेडियस को मैं स्मॉल ए से डिनोट कर रहा हूं। वैसे नॉर्मली रेडियस नाम सुनते ही आर, स्मॉल आर सिंबल आता है, लेकिन यहां जानबूझकर इसको स्मॉल ए से डिनोट किया जा रहा है। अभी आपको उसका रीजन समझ में आ जाएगा खुद ही, कैसा क्यों किया गया। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि इस रिंग पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये रिंग कुछ ऐसा है जैसा आप कोई मेटल का बैंगल देख सकते हो। बैंगल सबने देखा होगा। वो बैंगल ग्लास का भी होता है लेकिन मेटल का भी होता है। तो बैंगल जैसा ये एक रिंग है। अब रिंग में, बैंगल में ये बॉडी जो होती है मेटल की, इसके ऊपर चार्ज स्टोर कर दिया है। टोटल चार्ज Q है। जो Q टोटल चार्ज एक ही पॉइंट पर नहीं रखा, जैसे आज तक हम जो भी करते आए हैं वो पॉइंट चार्ज की वजह से करते आए हैं। ये आर्टिकल बाकी आर्टिकल से अलग क्यों है, डिफरेंट क्यों है? क्योंकि आज तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड या तो किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से फाइंड आउट करते हो किसी डिस्टेंस पर, जो कि आप सीधे बता देते हो 1/4πε0 Q/r²। r वहां तक का डिस्टेंस होता है। यहाँ टेस्ट चार्ज रख के वगैरह वगैरह सब कुछ डिटेल हम कर चुके हैं। या फिर एक से ज्यादा चार्जेस की वजह से करते हो तो सबकी वजह से अलग अलग फाइंड आउट करके उसका वेक्टर सम करते हो। या फिर आपने डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की है। अब डायपोल में भी दो पॉइंट चार्जेस ही थे, भले उन्हें बॉल्स की तरह बनाते थे लेकिन वो पॉइंट साइज के थे, बॉल की तरह इसलिए बनाते थे कि विजिबिलिटी ठीक रहे। तो दो चार्जेस की वजह से, डायपोल में दो चार्जेस की वजह से भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की। अब तक आपको जो भी कुछ सिखाया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के बारे में, वो पॉइंट चार्ज की वजह से है, या तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से या एक से ज्यादा पॉइंट चार्जेस की वजह से। यहां केस डिफरेंट क्यों है?
क्योंकि यहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं निकालना है, बल्कि जो चार्ज आपका है Q, ये रहा वो Q चार्ज, जो 5 कूलम 10 कूलम कुछ भी हो सकता है, 20 50 कुछ भी, वो चार्ज Q अगर 50 कूलम है तो वो किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा नहीं है, एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द रिंग। सरफेस ना कहना चाहिए, एंटायर बॉडी ऑफ द रिंग कहना चाहिए, क्योंकि इसमें रिंग में सरफेस तो होता नहीं, सिर्फ उसकी ये बॉडी होती है। ये जो आप देख रहे हो रिंग की सरकमफ्रेंस जिसे आप बोल सकते हो, वो उसकी बॉडी है, उसके ऊपर पूरे पर यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। तो इससे पहले आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना नहीं सिखाया गया। अब सबसे पहले इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो वो पॉइंट भी बताना होगा जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। तो वो जो पॉइंट है आपका, वो पॉइंट कहां बनाना है दिखाते हैं। सेंटर से यहां ये जो आपने लाइन बनाई है, ये रिंग का एक्सिस है। रिंग का एक्सिस मतलब अगर आप सर्कुलर रिंग को, बैंगल को पकड़ते हो, तो उस रिंग के सरफेस के, जैसे अगर मैं ये ऐसे करके रिंग को पकड़ूं, तो यहां से ये आपकी जो रिंग है, इसके सेंटर से ऐसे रिंग के सरफेस के या रिंग की बॉडी के परपेंडिकुलर ऐसे कोई सीधी लाइन खींची जाए। रिंग इस प्लेन में है और उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये रिंग का एक्सिस कहलाएगा। तो रिंग अभी ऐसे हॉरिजॉन्टली ना होके ऐसे वर्टिकली स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो उसका एक्सिस ये है। तो रिंग का जो एक्सिस है, उस एक्सिस को बनाने के बाद आपको पॉइंट लेना है यहां। उस पॉइंट का नाम है P, और वो P पॉइंट x डिस्टेंस पर है O से, यानी ये जो आपका जो डिस्टेंस है पूरा O से P तक का, वो x है। इस P पॉइंट पर आपको इस पूरी रिंग की वजह से, या रिंग पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कहना चाहिए, टोटल चार्ज Q पूरे पर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, उसकी वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी। अब सबको पता है कि ये पूरे रिंग की वजह से एक साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट नहीं की जा सकती, क्योंकि आपको तो जो फॉर्मूला सिखाया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का, ये इसमें ये Q पॉइंट साइज का चार्ज होता है। यहाँ चार्ज का साइज पॉइंट नहीं, पूरा बड़ा साइज का चार्ज है, बड़ी बॉडी पर फैला हुआ। तो सबसे पहले ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस रिंग में एक छोटा सा ये पीस लेते हैं। एक छोटा सा पीस देख रहे हैं आप, ये छोटा सा पीस है, और इस छोटे से पीस की जो लेंथ है वो dl मान ली जाती है। ये छोटा सा पीस जो मार्क लगाया है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पीस से मिलकर ये पूरी रिंग बनी, और इस छोटे से पीस dl पर जो चार्ज होगा, यहां लिख देता हूं, चार्ज ऑन dl, छोटे से टुकड़े पर चार्ज, वो होगा dq, और वो dq चार्ज छोटा सा पॉइंट साइज का चार्ज होगा, क्योंकि ये छोटा सा टुकड़ा इतना छोटा है कि पॉइंट साइज का है। यहाँ तो
दिखाई दे इसलिए थोड़ा सा मैंने बड़ा सा बना दिया, लेकिन ये बिंदी जैसा साइज का है, तो इस पर बिंदी जैसा ही छोटा सा चार्ज होगा, जिस छोटे से चार्ज को क्या कहेंगे, dq। ये वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। और इस dq चार्ज की वजह से, इस छोटे से चार्ज dq की वजह से पहले आप इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक लाइन बनानी पड़ेगी पहले आपको। लाइन बना लेते हैं। dl से आपने एक लाइन बनानी पड़ेगी, ये रही वो लाइन। क्योंकि आपको इस छोटे से चार्ज, छोटा सा टुकड़ा उस पर छोटा सा चार्ज, उस छोटे से चार्ज से इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। उस डिस्टेंस को मान लिया जाएगा क्या, r। इसीलिए मैंने सर्कल का या रिंग का रेडियस r न लेके क्या लिया था, a। क्योंकि जिस टुकड़े को आप कंसीडर करोगे स्मॉल पोर्शन, एलिमेंट्री पोर्शन को, उस पर जो छोटा सा चार्ज होगा dq, उस dq से पॉइंट P तक की डिस्टेंस को हमें r लेना होता है। और सबसे पहले हम इस छोटे से टुकड़े पर जो छोटा सा चार्ज है dq, उसकी वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, जो कहलाएगी dE। जिस भी अल्फाबेट के पीछे d लग जाता है, जिस भी अल्फाबेट से पहले d लग जाता है, d क्या बताता है, उस अल्फाबेट से जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट की जा रही है उसका छोटा पोर्शन। तो अब आपने टुकड़ा भी छोटा लिया तो dl, उस पर छोटा सा चार्ज है, टोटल चार्ज अगर q है तो छोटा सा चार्ज dq। उस dq छोटे से चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी छोटी सी होगी, और वो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, d। और ये d कितने चार्ज की वजह से है, dq चार्ज की वजह से। तो ये जो आपने dE की वैल्यू लिखी है, दिस इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द स्मॉल चार्ज dq। ओके बात है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू तो आपके पास ये है, इसका डायरेक्शन भी आपको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि ये चार्ज प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस छोटे से चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर किधर होना चाहिए, वो होना चाहिए ऐसे। क्या डायरेक्शन कहलाएगा ये, अवे फ्रॉम द चार्ज। और क्या है इस एरो पर लिखा गया, dE। ये जो एरो से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाई जा रही है इस छोटे से चार्ज की वजह से, जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ साइड में लिखा। तो पहले ये कहानी पूरी समझ लें बहुत डिटेल में। पूरा रिंग पर टोटल चार्ज Q है, उस पूरे रिंग पर एक छोटा टुकड़ा लिया, एलिमेंट्री पोर्शन बोलते हैं, उस टुकड़े की लेंथ dl है। चार्ज ऑन dl को आपने dq माना है, उस छोटे से चार्ज की वजह से आपने P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर दी d। और उसमें ये फॉर्मूला क्यों लगा दिया, क्योंकि वो छोटा सा चार्ज पॉइंट साइज का है। ये जो dq है इसका साइज पॉइंट साइज है, तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकल गई, उसका डायरेक्शन ये। अब कुछ नहीं करना, एक छोटे टुकड़े की वजह से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकली है, ऐसे बहुत सारे छोटे 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 टुकड़े होंगे, सबकी वजह से इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी डी डी डी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंप्लीट रिंग। कैसे निकालेंगे, E
और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे डी का। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन 11th क्लास में बच्चों को काफी डिटेल में समझाया गया है। यहां एक बार फिर से बता दूं कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है आपने पूरी रिंग में से एक छोटा टुकड़ा लिया, यानी पूरी रिंग को बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया। जब हम किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं उसे डिफरेंशिएट करना कहते हैं। और एक छोटे टुकड़े की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और उसके बाद बोला बाकी सारे छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो पूरी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उन सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जोड़ना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने को कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट वर्ड, इंटीग्रेशन वर्ड एक करने से आता है, जैसे बोलते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। तो नेशनल इंटीग्रेशन क्या है? पूरे नेशन को एक करना। तो ऐसे ही ये सारी छोटी छोटी फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स डी, हर छोटे छोटे टुकड़े की, अगर इसके पीछे ये साइन लग जाता है इसका मतलब यू आर कंबाइनिंग, यू आर इंटीग्रेटिंग ऑल द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट पी ड्यू टू ऑल द एलिमेंट्री चार्जेस। छोटे छोटे जितने भी चार्ज हैं सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देना। लेकिन ये इंटीग्रेट करते समय एक स्पेशल बात ध्यान में रखनी है। वो ध्यान में इसलिए रखनी है क्योंकि इंटीग्रेशन अगर सिंपल स्केलर क्वांटिटीज का कर रहे हैं तो सिंपल इंटीग्रेशन हो जाता है, सिंपल एडिशन हो जाता है। लेकिन यहां जिस चीज का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करते समय हमें उसकी डायरेक्शन को भी देखना पड़ता है। तो डायरेक्शन देखने के लिए एक मेथड है जो मैं आपको दिखाता हूं। आपको क्या करना है कि आपको जैसा यहां एक छोटा एलिमेंट्री पोर्शन दिख रहा है वैसा ही एक एलिमेंट्री पोर्शन यहां पर एज्यूम करना है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट, और उसका नाम भी डीएल होगा और उस पर भी उतना ही चार्ज होगा जितना इस वाले डीएल पर चार्ज है, डीक्यू। एग्जैक्ट सामने, उतना ही उसका साइज, उतना ही उस पर चार्ज। तो जब उस पर भी उतना ही चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो भी एग्जैक्ट सेम बनेगी। और वो यहां से आप ज्वाइन कर दोगे यहां पर, और ये डिस्टेंस भी आपका होगा r, और इस छोटे से एलिमेंट्री चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। अवे फ्रॉम द चार्ज। और इसलिए मैं यहां पर ये थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। इस छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से जो छोटा सा चार्ज GQ था उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, जिसको मैं यहां लिखता हूं DE। और इस छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, जिसको लिख रहे हैं फिर से DE। जैसे ये दो एलिमेंट्री पोर्शन हैं, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्री पोर्शन होंगे और उनके पेयर्स होंगे। यहां एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे तो यहां पर एक और, यहां पर एक एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे तो यहां पर एक और, ऐसे पूरे में दो दो के पेयर्स के फॉर्म में एलिमेंट्री पोर्शन लिए जा सकते हैं। हम एक ही पेयर ले रहे हैं, और इस एक पेयर लेने के बाद ये जो एंगल है इसको अगर हम थीटा एज्यूम कर लें, जितना भी है एंगल, अभी मेजर करके तो पता नहीं है, लेकिन उस वैल्यू को थीटा से डिनोट कर लें, और यहां एक लाइन अगर सीधी एक्सटेंड करें ऐसे,
लाइन स्ट्रेट बना लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पहले ये एरो बनाते हैं, ये एरो बन गया अवे फ्रॉम द चार्ज। उसके बाद आपकी लाइन बनाते हैं, तो लाइन बनाएंगे यहां पर बिल्कुल स्ट्रेट, इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया। तो आपका जो ये एंगल होगा ये भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और अब आप ये जो DE और DE दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं इनको रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको 11th क्लास में सिखाया है। मान लीजिए इस डी वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं तो रिजोल्यूशन में एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट आता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नाम होगा DE cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट का नाम होगा DE sin थीटा। ये हमने इस वाले DE को रिजॉल्व किया है जो ऊपर है, जो इस छोटे एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से है। और फिर हम नीचे वाले ये जो DE है इसको भी रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट यहां आएगा ही और ये दूसरा कंपोनेंट फिर से यहीं पर आएगा। ये दूसरा कंपोनेंट आ गया, दोनों का डायरेक्शन सेम है और उसकी वैल्यू भी, दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, DE cos थीटा और इसकी वैल्यू होगी DE sin थीटा। ये जो सारा हमने प्रोसीजर किया है वो सिर्फ इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए, जो कि इंटीग्रेशन है एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो एक बार सम अप करते हैं और फिर आपको इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। सम अप करने के लिए क्या बोलते हैं, हमारे पास एक रिंग है, सर्कुलर रिंग है, लेकिन उसका साइड पोज देख रहे हैं। उस सर्कुलर रिंग का रेडियस स्मॉल a है, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे पर कि टोटल चार्ज हमारा Q है। आपको उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, जो कि सेंटर से एक्सिस बना हुआ है, एक्सिस मैंने समझाया था कहां होता है, उससे x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, ये है वो पॉइंट P, ब्लैक से लिखा है ये P पॉइंट। इस P पॉइंट पर आपने पूरी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो पहले आपने छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लिया जिसका लेंथ dl है, उस पर छोटा सा चार्ज है dq और इस dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की, ये dE, जो ये वैल्यू है। और आपने क्या बोला फिर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंप्लीट रिंग, इस पूरे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए, जो कि E होगी, उस DE का छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटे से पोर्शन, छोटे से चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन इंटीग्रेशन करते समय आपने देखा कि D तो वेक्टर है और वेक्टर का इंटीग्रेशन क्यों सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि हर छोटे छोटे एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का डायरेक्शन अलग अलग है। तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एलिमेंट्री पोर्शन जो यहां लिया था उसके ठीक सामने एक एलिमेंट्री पोर्शन लिया और इस एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, ये रेड एरो से ये DE है, और इस वाले एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से इधर की तरफ DE है।
अब ये दोनों डी का सिंपल इंटीग्रेशन यानी एडिशन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो हमने इन दोनों डीज को रिजॉल्व किया, ऊपर वाले डी को रिजॉल्व किया तो थीटा वाली तरफ का कंपोनेंट डी कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट डी साइन थीटा। नीचे वाले को भी रिजॉल्व किया तो इधर वाला कंपोनेंट डी कॉस थीटा और इधर वाला कंपोनेंट डी साइन थीटा। ये देखने पर हमें पता चला कि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट जिनके ऊपर मैंने मार्क लगाया है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट हैं, और इक्वल और ऑपोजिट वेक्टर से एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन इन्हीं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कॉस वाले कंपोनेंट ही डी कॉस थीटा इसका भी और डी कॉस थीटा इसका भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स ऐड हो जाते हैं सिंपल एडिशन। तो इससे हमें पता चलता है कि जैसे आपने ये दो डीएल्स का एक पेयर लेकर उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करके ये पाया कि साइन कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं और कॉस कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो रहे हैं, उसी तरह आप इस पूरे रिंग में जितने भी पेयर्स लोगे, यहाँ टुकड़ा लोगे तो इसके सामने, यहाँ एक छोटा पोर्शन लोगे इसके सामने, जितने भी पेयर्स लेंगे उन पेयर्स में से, पेयर मतलब दो टुकड़े होंगे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी पीसेस की वजह से, और उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिजॉल्व करने पर आपको साइन वाले कंपोनेंट हमेशा कैंसिल मिलेंगे, आपको सिर्फ कॉस वाले कंपोनेंट एक डायरेक्शन में मिलेंगे। इसलिए आपको ये इंटीग्रेशन जो करना होगा वो डी का नहीं, इंटीग्रेशन करना होगा डी कॉस थीटा का, क्योंकि इन सारे छोटे छोटे टुकड़ों की इलेक्ट्रिक फील्ड्स के सिर्फ कॉस कंपोनेंट ही जुड़ेंगे यानी कंबाइन होंगे, साइन कंपोनेंट्स हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये आपके पास फाइनली अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है उसका फॉर्मूला आ चुका है। अब इसमें बस वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करना बाकी है। तो वैल्यू कैसे पुट करते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू कंप्लीट रिंग निकालने के लिए इंटीग्रेशन किसका करना है, डी का नहीं, क्योंकि सारे डी ऐड नहीं हो सकते, रीजन आपको अभी बताया। आपको डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि कॉस कॉस वाले ही कंपोनेंट ऐड होंगे सारे टुकड़ों की इलेक्ट्रिक फील्ड्स के। तो आप डी का वैल्यू यहां से पुट करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर, ये डी का वैल्यू आपने पुट कर दिया, और फिर आप साथ में मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा का वैल्यू पुट करोगे, और कॉस थीटा का वैल्यू आपको मिलेगा इस ट्राइंगल से। ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो, इस ट्राइंगल के अंदर ही मैं लिख देता हूं, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कहां से मिला कॉस थीटा का वैल्यू, उस ट्राइंगल के अंदर ही मैंने लिख दिया। इस ट्राइंगल में जिसके अंदर ये लिखा है कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और 90 ये एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। ये बचा हुआ बेस है x, इसकी वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा की वैल्यू होगी यानी x/r, ये हो गया आपका x/r। अब आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ चुका है। यहां ब्रैकेट बनाकर मैं आपको दिखा देता हूं कि dq की वैल्यू कैसे निकलेगी, और dq है क्या चीज। यहां मैंने सर्कल के अंदर लिख दिया, dq है चार्ज ऑन dl, यानी इस छोटे से टुकड़े का चार्ज। ये dq की वैल्यू बुक्स वगैरह में नोट्स में डायरेक्टली लिखी होती है, लेकिन जो डायरेक्टली वैल्यू दी होती है वो कैसे आई उसका रीजन ज्यादातर जगहों पर नहीं दिया होता, इसलिए ये रीजन मैं यहाँ साइड में समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। 2πa क्या है, इस पूरे रिंग का सरकमफ्रेंस, क्योंकि रिंग का रेडियस a है, जिसे आप पूरे रिंग का सरकमफ्रेंस 2πa को पूरे रिंग की लेंथ भी बोल सकते हो। सरकमफ्रेंस और लेंथ एक ही बात होती है, पेरीमीटर भी बोल देते हैं जिसको। 2πa पूरी रिंग पर
कितना चार्ज है, Q लिखा है, टोटल चार्ज Q है। अगर 2 पाई ए लेंथ पर Q चार्ज है तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा, Q अपॉन 2 पाई ए। और इस छोटे टुकड़े की लेंथ कितनी बता रखी है, dl, तो dl लेंथ पर कितना चार्ज होगा, ये यूनिटरी मेथड जो है ये आपको 5th क्लास और 6th क्लास में सिखाना शुरू कर दिया जाता है और बहुत सारी क्लासेस तक चलता है मैथ्स में। ये जो आपने बॉक्स के अंदर फाइंड आउट किया है कि 2 पाई ए रिंग की पूरी लेंथ पर पूरा चार्ज Q है, टोटल चार्ज पहले ही बताया था, ये लिखा हुआ है, तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा, 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। और dl जो छोटा टुकड़ा की लेंथ है उस पर कितना चार्ज होगा, Q अपॉन 2 पाई इंटू dl। ये जो Q अपॉन 2 पाई इंटू dl आया है यही चार्ज ऑन dl को dq से डिनोट किया गया है। यानी ये जो आपने Q अपॉन 2 पाई इंटू dl ली है ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है dq की, उस छोटे से चार्ज की जो dl लेंथ के एलिमेंट्री पोर्शन पर है। तो अब मैं यहां लिखना शुरू करता हूं, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq के प्लेस पर क्या लिख रहा हूं मैं, Q अपॉन 2 पाई a इंटू dl। ये जो dq है इस पूरे की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है क्योंकि ये dq की वैल्यू आई है। और साथ में जो बचा है x और नीचे आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, x अपॉन आर क्यूब। ये आपके पास वैल्यू आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब बस इसमें दो चीजें बाकी हैं। पहली चीज आर का वैल्यू पुट करना है और दूसरा चीज जितने कांस्टेंट है सबको बाहर निकाल लेना है और जो बचा हुआ चीज है उसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो आर का वैल्यू कैसे पता चलेगा, वो भी इसी ट्राइंगल से पता चलेगा, पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्राइंगल के मुताबिक आर हाइपोटेन्यूज है, एक्स बेस है और ए परपेंडिकुलर है, तो आर का वैल्यू ये है। और आर का वैल्यू में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, अंडर रूट को पावर 1/2 बोलते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट लाइन में आपके पास सॉल्यूशन में क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2 पाई a, साथ में dl और x और r की जगह आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 लिखोगे और साथ में 3 भी है, तो आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 होगा। क्यों होगा 3/2, क्योंकि अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट हटाने पर पावर 1/2 लिखनी पड़ती है और क्यूब पहले से ही है, तो क्यूब तो वैसे का वैसे ही रहा, स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिख दिया। अब बच्चों को इंटीग्रेशन करके दिखाते हैं। यहां बची हुई प्लेस पर ये आएगा आपका इंटीग्रेशन, E इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का पहला नियम है कि जितने भी कांस्टेंट्स हैं वो सब बाहर निकाल लिए जाएं। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2 पाई a और x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये सब कुछ
कांस्टेंट है, सिर्फ इंटीग्रेशन साइन के अंदर जो बचेगा वो dl होगा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। आप देख सकते हो q पूरे रिंग पर चार्ज है, फिक्स है, एक बार दे दिया, जो 2 पाई ए रिंग का सरकमफ्रेंस है, x ये दूरी वगैरह वगैरह हर चीज फिक्स है। इंटीग्रेशन ऑफ dl, अब dl के इंटीग्रेशन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक है। dl इस रिंग का एक छोटा टुकड़ा है और इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब होता है सारे छोटे छोटे रिंग के dl 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 सबको टुकड़ों को कंबाइन कर दो। जब आप सारे छोटे छोटे टुकड़ों को कंबाइन करोगे तो बाकी सब कुछ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन 2 पाई a x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर कितनी 3/2 ये सब कुछ वैसे का वैसे ही लिखा है। इंटीग्रेशन ऑफ dl की जगह आपको लिखना पड़ेगा 2 पाई a, क्योंकि dl मैंने बताया अभी इस छोटे से टुकड़े का लेंथ है और इंटीग्रेशन ऑफ dl मतलब आपको सारे छोटे छोटे टुकड़े कंबाइन करने हैं। जब आप सारे छोटे छोटे टुकड़े कंबाइन करोगे तो पूरे रिंग की सरकमफ्रेंस बन जाएगी जो कि 2 पाई a होगी। तो पूरे रिंग की सरकमफ्रेंस 2 पाई a होने की वजह से यहाँ पर dl का इंटीग्रेशन 2 पाई a लिखना पड़ेगा। ये सिंपल लॉजिक है, कोई मैथमेटिक्स का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। सारे टुकड़ों को जोड़ोगे तो पूरी रिंग की सरकमफ्रेंस बनती है। ये 2 पाई a ये पूरे 2 पाई a से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास अब फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला बचेगा या बनेगा कहना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आपके पास फाइनली आपका फॉर्मूला आ गया, जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक सर्कुलर चार्ज रिंग की वजह से। कॉन्सेप्ट जो अगर फिजिक्स के हिसाब से कॉन्सेप्ट देखें, जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट देखें, वो छोटा ही है। बस इंटीग्रेशन करने के लिए जो वेक्टर्स वाली चीज आ गई है वो ही इसको थोड़ा सा लेंथ दे रही है। कॉन्सेप्ट छोटा सा क्या है कि आपके पास पूरी बड़ी रिंग है और आप तो बड़े चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना नहीं जानते, आप तो छोटे से पॉइंट चार्ज, बिंदी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना जानते हो। तो आपने पूरी बड़ी रिंग में एक छोटा सा टुकड़ा लिया, जिस छोटे से टुकड़े पर dl पर dq बिंदी जैसा ही चार्ज है, और आपने उस बिंदी जैसे चार्ज की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली p पॉइंट पर, और पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप उसे इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, क्योंकि वैसी छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड्स से मिलके पूरी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। बस इंटीग्रेट करते समय आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर टुकड़े की वजह से अलग अलग है, तो आपने 2 पेयर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर देखा और उनको रिजॉल्व करके देखा कि एक पेयर में 2 एलिमेंट्री पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड जब रिजॉल्व करते हैं तो साइन कंपोनेंट्स हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, कॉस कंपोनेंट्स एक ही तरफ रहते हैं। तो जब पूरी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हर पेयर में कॉस कंपोनेंट्स ऐड होंगे, इसलिए सारे कॉस कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन करना होगा। इसलिए आपने पूरे टुकड़े की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डी का नहीं, डी के कॉस कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन किया, जो एक ही तरफ है। एक ही तरफ वाले वेक्टर का सिंपल इंटीग्रेशन या सिंपल एडिशन हो जाता है। फिर आपने डी की वैल्यू पुट कर दी और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी। डी की वैल्यू में ये जो डी क्यू आ रहा है, इस डी क्यू की वैल्यू आपने यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट कर लिया कि पूरी रिंग की सरकमफ्रेंस पर अगर क्यू चार्ज है तो यूनिट लेंथ पर डिवाइड करके जो चार्ज आएगा वो, और डीएल लेंथ पर मल्टीप्लाई करके। ये वैसा ही है, 10 पेंसिल्स अगर 20 रुपीज की हैं तो 17 पेंसिल कितने की होंगी, तो 1 पेंसिल का दाम निकालते हैं, बाद में जितनी पेंसिल से मल्टीप्लाई करना हो उतने का दाम आ जाता है। फिर आपने डी क्यू का वैल्यू साइड में निकाल के ये डी क्यू का वैल्यू पुट किया, आर का वैल्यू पुट किया,
जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाला, डीएल का इंटीग्रेशन 2πa किया, आपका आंसर आ गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिंग की वजह से इस पॉइंट P पर आई है जो x डिस्टेंस पर है। आपको इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इसका क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन पेपर के अलावा आपके लिए आज का थ्योरेटिकल टास्क है जिसमें मैं बच्चों को 2 क्वेश्चंस का आंसर पूछूंगा। पहला क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ रिंग। रिंग का जो है सेंटर दिख रहा है ना, ओ वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। और दूसरा पॉइंट वो इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, आपको अलग से कुछ डिराइव नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यही फॉर्मूला यूज करके आप सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता सकते हो। जब एग्जाम में आता है तो ये लिखने के बाद ये इसके स्पेशल केसेस में लिखना पड़ता है। तो स्पेशल केसेस आपको सॉल्व करने के लिए दिए जा रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत आती है तो मुझे कॉल करके पूछ सकता है, मैं सॉल्यूशन करा दूंगा इसका भी, लेकिन ये पहले एक बार ट्राई करने से फायदा रहता है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ रिंग। एक तो ये आपको करना है खुद ही इसी फॉर्मूले की हेल्प से, और दूसरा आपको करना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट very far away from center of ring। ये जो सेंटर ऑफ रिंग है इससे अगर वेरी फार अवे, यहाँ बहुत दूर कहीं, अभी तो P पॉइंट x डिस्टेंस पर है, लेकिन अगर बहुत दूर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है तो वो कितनी आएगी वो आपको पता लगानी है। ये 2 टास्क आपको इस क्वेश्चन के साथ दिए जा रहे हैं। ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, नोट्स में ये डिस्क्रिप्टिव वे में लैंग्वेज के साथ लिखा है। इसको एक बार यहां से समझ के, नोट से एक बार पढ़ के समझ के लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। और इसी क्वेश्चन के साथ, इसी आर्टिकल के साथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3rd चैप्टर स्टार्ट करवाया जाएगा। तब तक आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा जो आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी नया चैप्टर शुरू करते हुए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।